सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका कि नाम है थोड़ी धरती पाँव, थोड़ी धरती पाँव, इसको समझा था, इसको जाना था। और इस पाठ के अंत में हमने इस पाठ के अंतर्गत आने वाले मौखिक प्रश्नों की भी चर्चा की थी। मौखिक प्रश्न बहुत अच्छे थे और मौखिक प्रश्नों को उसका उत्तर हम सब ने जाना, उसकी चर्चा की। और जैसा कि हम जानते हैं, यह कविता हमें एक संदेश देती है और हमें जागरूक करती है कि कैसे हमें अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए, हमें अपने आसपास के वातावरण के बारे में सोचना चाहिए, कैसे हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भी क्रियाकलापें हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हमारी गतिविधियां हैं, उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पे पड़ता है। और पर्यावरण और मानव समाज, जो भी जीव जंतु पृथ्वी पे रहते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हम इस पाठ के अभ्यास को करते हुए थोड़ा सा मैं जो पिछली कक्षा में मौखिक प्रश्न, उसके बाद जो लिखित प्रश्न हमने उसके उत्तर जाने थे, उसकी चर्चा करूँगा। फिर उसके बाद आगे जो आने वाले प्रश्न हैं उसकी चर्चा करेंगे और उसके उत्तर को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि पिछली कक्षा में जरा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि पिछली कक्षा में हमने क्या चर्चा की, किन प्रश्नों का उत्तर जाना। तो उसी क्रम में हमने जो पहला प्रश्न, इस अभ्यास में जो पहला प्रश्न था, कविता में कवि ने क्या विनती की है, तो इसकी चर्चा हमने की कि कविता में कवि क्या विनती करता है। तो कविता में कवि विनती करता है कि हमें अपने आसपास जो हरियाली है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसे हमें बनाए रखना है और पेड़ों को कटने से रोकना है, पेड़ों को कटने नहीं देना है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न जिसका उत्तर हमने लिखा था, कभी मत उस दुनिया को खोना, उस दुनिया से कवि का क्या तात्पर्य है। कभी मत उस दुनिया को खोना, तो इस वाक्य में उस दुनिया से क्या तात्पर्य है। तो जैसा कि हमने जाना था कि उस दुनिया से तात्पर्य एक ऐसी दुनिया से है जो दुनिया हरियाली से भरी है, जो दुनिया एक ऐसा वातावरण हमें देती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि सीधे तौर पे हम कहें तो उस दुनिया से तात्पर्य एक ऐसी दुनिया से है जहाँ पर पेड़ पौधों की अधिकता है, जहाँ पर हरियाली है, जहाँ पर बाग बागीचे हैं, जहाँ पर पर्यावरण में संतुलन बरकरार है। उस दुनिया की बात कवि करता है और यह विनती भी करता है कि यदि आप ऐसी दुनिया में हैं, ऐसी दुनिया में निवास करते हैं और यदि आपके घरों के आसपास हरियाली व्याप्त है, तो आप उसे बनाए रखें। आपको उसको खोना नहीं है, आपको पेड़ों को कटने से रोकना है, आपको अपने चारों तरफ के वातावरण का ध्यान देना है और एक अच्छा वातावरण हमारे चारों तरफ होना चाहिए। उसके बाद हालांकि हमने इन प्रश्नों को अपनी पिछली कक्षा में इसका उत्तर जाना था, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश में डालना चाहूँगा कि किन प्रश्नों को हमने पिछली कक्षा में किया था। तो अगला प्रश्न हमने जाना था कि कवि के अनुसार कौन लोग किन दुष्कर्मों का फल चखते हैं। तो वे लोग जो असभ्य हैं, जो वहशी हैं, जिनके अंदर जागरूकता का भाव नहीं है, जिनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, जो एक स्वार्थी जीवन जी रहे हैं, जो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपने पर्यावरण के लिए नहीं जी रहे हैं, अपने चारों तरफ के वातावरण पर उनका ध्यान नहीं है। तो ऐसे लोग ही, जो वे दुष्कर्म करते हैं, जो वे
अपने पर्यावरण की अनदेखी करते हैं, उसके दुष्परिणामों को वे झेलते हैं। उसके दुष्परिणाम, उनकी जो गतिविधियां हैं, उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, उनको वे झेलते हैं। तो और उनका फल चखते हैं। जैसा कि प्रश्न पूछा गया है, कवि के अनुसार कौन लोग किन दुष्कर्मों का फल चखते हैं? तो वे लोग जिनके अंदर जागरूकता का भाव नहीं है, वे लोग जिनके अंदर जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, जिनको अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग जो स्वार्थी हैं, जो स्वार्थी जीवन जीते हैं, जिनको अपने आसपास के वातावरण से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोग वातावरण में जब असंतुलन होता है तो उसके दुष्प्रभाव जो होते हैं, तो वे इनका फल चखते हैं। इनके दुष्परिणाम को उन्हें भुगतना पड़ता है और उनके साथ साथ हम सभी को भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, हम सभी को इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। इसी क्रम में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है सोचो और लिखो। तो उसमें पहला प्रश्न कहता है, तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो? तुम पेड़ों को बचाने के लिए तुम पेड़ों को बचाने के लिए तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि आप पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि कविता को पढ़ते समय हमने इसकी चर्चा की थी कि हमारे अंदर जागरूकता का भाव होना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि पर्यावरण को लेकर, अपने आसपास के वातावरण को लेकर हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं जिनको हमको निभाना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर प्यारे बच्चों, जैसे कि पहले हम चर्चा करते हैं, अभी हम इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, अभी हम चर्चा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। क्या इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सीमित है? क्या इस प्रश्न को हम बहुत ही सीमित भाषा में कह सकते हैं? तो हम इस प्रश्न का उत्तर सीमित कर सकते हैं, लेकिन इसको विस्तृत रूप में पहले जानने की आवश्यकता है। पहले विस्तार से इसको समझते हैं कि इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। तो प्रश्न कहता है, तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो? तो जाहिर सी बात है, हम पेड़ों को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम पेड़ों को कटने से रोक सकते हैं, हम अपने आसपास जो पेड़ों की कटाई हो रही है, हम अपने आसपास जागरूकता फैला सकते हैं, हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, हम पौधे लगा सकते हैं, अपने आसपास बाग बागीचे उगा सकते हैं, हम अपने चारों तरफ हरियाली की जो मात्रा है, जो हरियाली है, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। यदि हम पेड़ पौधों को कटने से रोकेंगे, यदि हम अपने चारों तरफ जो सुंदर वातावरण जो व्याप्त है, जो एक अच्छा वातावरण है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है, लाभकारी है, तो उसको
उसके लिए हम पेड़ों को कटने से रोक सकते हैं, उसके लिए हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, उसके लिए हम बाग बागीचे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर की चर्चा आज हम करेंगे। इसके उत्तर को अभी हम चर्चा करके समझेंगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर जैसा कि हमने जाना कि प्रश्न कहता है तुम पेड़, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, यह है सोचो और लिखो, विचार करना है और लिखना है। तो पहला प्रश्न इस क्रम में है कि तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो हम पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को कटने से रोक सकते हैं, हम अपने चारों तरफ जागरूकता फैला सकते हैं कि पेड़ों की कटाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, कैसे वातावरण में असंतुलन फैलता है, और इसके अलावा हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, हम अपने आसपास बाग बागीचे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर को हमने विस्तृत रूप से जाना। अपनी अगली कक्षा में इसको हम लिखेंगे भी। पहले जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको हमको समझने की ज़रूरत है, उसे जानने की ज़रूरत है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या ख है, कवि ने सभ्यता को वहशी क्यों कहा है। वहशी शब्द का अर्थ हम अपनी कक्षा में जाने थे। वहशी मतलब होता है असभ्य व्यक्ति। तो दूसरा प्रश्न कहता है, कवि ने सभ्यता को वहशी वहशी क्यों कहा है। कवि ने सभ्यता को वहशी क्यों कहा है। तो सर्वप्रथम हमको ये जानने की आवश्यकता है कि वहशी शब्द क्या होता है। तो वहशी का अर्थ होता है असभ्य, जिसको अपनी असभ्य व्यक्ति कौन होता है, जिसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, अपने कर्तव्यों का एहसास नहीं है, जिसके अंदर जागरूकता की भावना नहीं है अपने पर्यावरण को लेकर, अपने समाज को लेकर। तो वहशी शब्द की चर्चा हमने अपनी पिछली कक्षा में भी की थी। तो वहशी, मैं उम्मीद करता हूँ कि वहशी शब्द आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसलिए हम वहशी शब्द की चर्चा न करके पूरे प्रश्न का जो उत्तर है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न कहता है, कवि ने सभ्यता को वहशी क्यों कहा है। ये जो सभ्यता है इसे वहशी कवि क्यों कहता है। तो इस सभ्यता को कवि वहशी इसलिए कहता है क्योंकि आज सभ्यता, आज जो हमारी सभ्यता है, आज जो हमारा मानव समाज है, आज जो मानव है वो क्या करता है, वह विकास के राह पर अग्रसर तो है, वह विकास तो कर रहा है, वह दिन प्रतिदिन अपने पिछले दिन से उसका विकास बढ़ता जा रहा है, वह विकास तो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका जो विकास है, जो उसका विकास है वो यदि पर्यावरण का बलिदान देकर हो रहा है, यदि अपने चारों तरफ के वातावरण को वो दूषित करके हो रहा है, तो ऐसे विकास का फिर कोई मतलब नहीं है। यदि आज की सभ्यता, आज का मानव समाज एक वहशीपन दिखा रहा है, वहशीपन दिखाने से तात्पर्य है कि आज का मानव समाज यदि अपने विकास के चक्कर में अपने चारों तरफ जो वातावरण है उसे दूषित कर रहा है, उसे गंदा कर रहा है, उसकी अनदेखी कर रहा है, पेड़ों की कटाई कर रहा है, तो ऐसी सभ्यता, ऐसा मानव समाज क्या है, एक
वाशीपन की निशानी प्रस्तुत करता है। ऐसा मानव समाज यह दिखाता है कि उसके अंदर वाशीपन कितना भर चुका है, उसके अंदर जो स्वार्थ है वह कितना घर कर चुका है, वह एक स्वार्थी जीवन जी रहा है। तो कवि ने सभ्यता को वाशी क्यों कहा है? यदि इसका उत्तर हमें जाना है कि प्रश्न तो सीधा प्रश्न है कि कवि ने सभ्यता को वाशी क्यों कहा है। कवि ने सभ्यता को वाशी इसलिए कहा है क्योंकि आज की जो सभ्यता है, आज का जो मानव समाज है, वह दिन प्रतिदिन पेड़ों की कटाई किए जा रहा है। वह दिन प्रतिदिन अपने पर्यावरण की, अपने चारों तरफ के वातावरण की अनदेखी किए जा रहा है। जैसा कि हम कविता के किन पंक्तियों में ये बात कही गई है, तो उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। जो कविता की सबसे अंतिम 4 पंक्तियां हैं, उसमें कवि कहता है कि आज सभ्यता वाशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। यानी आज जो सभ्यता है वह पेड़ों को काट रही है, वह चारों तरफ के वातावरण को असंतुलित कर रही है, उसे प्रभावित कर रही है, इस कदर से प्रभावित कर रही है कि जिससे कि जो पर्यावरण में संतुलन है वो बिगड़ चुका है। और इसी का दुष्परिणाम है। जैसे कविता की जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं, उसमें कवि कहता है जहर फेफड़ों में भरकर। फेफड़े जो हमारे शुद्ध वायु के लिए होते हैं, जो ऑक्सीजन के लिए होते हैं, फेफड़े जिनमें हम शुद्ध वायु लेते हैं, उसमें शुद्ध वायु की जगह जहर भर रहा है। जहर भरने से तात्पर्य है एक ऐसी वायु का भरना, एक ऐसी वायु का हमारे फेफड़ों में जाना जो हमारे लिए हानिकारक है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जो हमें बहुत ही घातक दुष्परिणाम दिखा सकती है, जो हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। इसीलिए कवि कहता है आज सभ्यता वाशी बन। जैसा कि हम जानते हैं, यह प्रश्न क्या पूछता है? यह प्रश्न पूछता है कि कवि ने सभ्यता को वाशी क्यों कहा है? सभ्यता को वाशी क्यों कहा है? तो सभ्यता को वाशी इसलिए कहा है क्योंकि सभ्यता आज पेड़ों की कटाई करती जा रही है, आज वनों का नाश हो रहा है, आज अपने चारों तरफ व्याप्त जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं, उनका विनाश हो रहा है। और जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है? जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। जो ये 2 पंक्तियां हैं, यह इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारे फेफड़ों में क्या हो रहा है? जहर भरता जा रहा है। जहरीली जो गैसें हैं, जो हानिकारक गैसें हैं, जो प्रदूषित गैसें हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं, जो प्रदूषण का जो दुष्परिणाम है, उसमें जो प्रदूषण फैल रहा है, तो उसमें जो बहुत सी प्रदूषित गैसें हैं वो हमारे फेफड़ों में जा रही हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने प्रश्न संख्या 2 की भी चर्चा की, प्रश्न संख्या 1 को भी समझा। तो अब तीसरा प्रश्न कहता है बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, पेड़ों और बच्चों में क्या समानता है? तीसरा प्रश्न जो पूछा जा रहा है, सो बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरे रखते हैं, पेड़ों और बच्चों में क्या समानता है? जैसा कि हम जानते हैं प्यारे बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं वे तो हमें शुद्ध वायु देते हैं, शुद्ध वातावरण प्रदान करते हैं, लेकिन बच्चों से उनकी तुलना क्यों की गई है? क्योंकि बच्चे भी हमें खुशी प्रदान करते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चों के दिल में कोई कल छपट नहीं होता, बच्चों के अंदर कोई भी विकार नहीं होता, उनके अंदर ईर्ष्या या द्वेष नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वे एकदम अंदर से निश्चल होते हैं, जो एक जिसको हम कह सकते हैं कि वे भगवान का रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की जो भेदभाव की भावना है, जो स्वार्थ की भावना है, जो ईर्ष्या की भावना है, जो जलन की भावना है, जो भी विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जो भी विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, वे उनके अंदर नहीं होती। इससे वे हम कभी बच्चों के पास जाते तो हमें खुशी मिलती है। बच्चे हमारे लिए एक आनंद का स्रोत हैं। जिस प्रकार से पेड़ पौधे हमारे लिए आनंद का स्रोत हैं, जिस प्रकार से वे हमें खुशी देते हैं, जिस प्रकार से हमें बाग बागीचे हरियाली के पास जब हम जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, उसी प्रकार से बच्चों के साथ भी समय बिताना अच्छा लगता है। क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चों के मन में कोई भी पाप नहीं होता, कोई भी विकार नहीं होता, उनके अंदर कोई बुराइयां नहीं होती। तो
तो इस प्रकार से बच्चों की तुलना पेड़ पौधों से की गई है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और वे दूसरों को खुशियाँ प्रदान करते हैं। उनकी जो हंसी होती है, उनकी जो खिलखिलाहट होती है, उनका जो व्यवहार होता है, वे हमें मोहित कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे चारों तरफ का शुद्ध वातावरण जो है, जो हमारे चारों तरफ का जो अगर एक अच्छे वातावरण में हम रह रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, बाग बागीचे हैं, तो जैसे वे हमें मोहित करते हैं उसी प्रकार से बच्चे भी हमें मोहित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने प्रश्न संख्या ग को जाना और समझा। बच्चों, अपनी अगली कक्षा में हम इन प्रश्नों को लिखेंगे, इसका उत्तर जानेंगे और जो आगे भी प्रश्न हैं उसके उत्तर को जानेंगे और उसे लिखित रूप में हम अपनी कापी पे उतारेंगे भी, उसे लिखेंगे भी। आज हमने चर्चा की कि प्रश्नों का क्या अर्थ है, उसका क्या उत्तर होना चाहिए, उनका उत्तर ऐसा क्यों होना चाहिए। अपनी अगली कक्षा में प्यारे बच्चों हम इसको लिखित रूप में अपने कक्षा में इसको चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जिन प्रश्नों की चर्चा हमने की वो समझ में आया होगा। तो हम अपनी अगली कक्षा में आगे के प्रश्नों को लिखित रूप में जानेंगे और उसे लिखेंगे। धन्यवाद।